बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के नमाज कांड की। जरा सोचिए, अगर कोई शख्स मस्जिद में जाकर घंटी बजा दे, आरती कर दे तो क्या होगा। देश भर में बवाल मच जाएगा, विरोध प्रदर्शन भी होंगे। लेकिन यूपी में ठीक इससे उल्टा हुआ है। जी हां, बदायूं के ब्रह्मदेव मंदिर में एक मुस्लिम व्यक्ति आता है, चटाई बिछाता है, टोपी पहनता है और नमाज अदा करता है, जैसे कि ये कोई मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद हो। सवाल यह है कि मंदिर में नमाज महज इत्तेफाक था या ये फिर से हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने की एक पूरी सुनियोजित साजिश। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि ये वीडियो ठीक मुहर्रम से पहले सामने आया और वीडियो वायरल हुआ तो विवाद होना लाजमी है। वीडियो बदायूं के प्रसिद्ध ब्रह्मदेव मंदिर का है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मुस्लिम शख्स मंदिर परिसर के अंदर बैठकर नमाज अता कर रहा है। वीडियो ठीक उस वक्त वायरल हुआ जब यूपी पुलिस मुहर्रम को लेकर अलर्ट पर है। मंदिर में नमाज का वीडियो सामने आया तो हिंदू संगठन के लोग भड़क उठे। हिंदुओं ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया। हिंदुओं का कहना है कि देश में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल साजिश के लिए नहीं। हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि मंदिर नमाज पढ़ने के लिए नहीं। पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल ये कि क्या मंदिर में नमाज पढ़ना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या मुहर्रम से पहले माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? आखिर हिंदुओं के देवस्थान में नमाज पढ़ने का क्या मकसद था? मंदिर में नमाज एक संयोग था कि प्रयोग? कई सवाल है। फिलहाल पुलिस पता लगा रही है कि आखिर मंदिर में नमाज पढ़ने की ये हरकत किसके इशारे पर हुई। जवाब मिलने पर अब योगी फोर्स पूरा इलाज करेगी। पश्चिम बंगाल में बेटियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन गया है, खासकर तब जब टीएमसी के नेता पर गैंग रेप का आरोप लगा है। ममता बनर्जी ने यहां पर चुप्पी साध ली है, जबकि दूसरी तरफ है कि बेटियों की सुरक्षा का योगी मॉडल, जहां बुरी नजर रखने वालों का फैसला ऑन द स्पॉट होता है। यूपी के कासगंज और शामली में बेटियों के साथ गलत काम करने वालों का योगी फोर्स ने इलाज कर दिया। दरिंदों का हाफ एनकाउंटर कर योगी ने ममता बनर्जी को सीधे मैसेज दिया है कि बेटियों की सुरक्षा आखिर कैसे की जाती है। पहले ये दो तस्वीर देखिए। पहली यूपी की है, जहां मासूमों के साथ दुष्कर्म करने वाले अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे। वहीं दूसरी तस्वीर बंगाल की है, जहां टीएमसी से जुड़े एक युवक ने लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप किया। यानी उसके बाद भी ममता बनर्जी चुप हैं। लेकिन योगी सरकार ने दरिंदों का हाफ एनकाउंटर कर मैसेज दे दिया कि यूपी में बेटियों से छेड़छाड़ की तो योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। और मुख्यमंत्री योगी पहले ही कह चुके हैं, बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। और जैसा मुख्यमंत्री ने कहा था वैसा उनकी फोर्स ने कर दिखाया। कासगंज में आरोपी ने 4 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी, जिसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाश को घायल कर दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर शामली में भी पुलिस ने युवती से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी को कंधों का सहारा लेना पड़ा। यानी मैसेज क्लियर है, अगर अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। पटना के गांधी मैदान में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पोडियम पर संबोधन के दौरान आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बेहद करीब एक ड्रोन आकर टकरा गया। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा उस वक्त हुआ जब तेजस्वी यादव मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी कवरेज में लगा एक ड्रोन अचानक उनकी ओर बढ़ते हुए मंच से टकरा गया। गनीमत रही कि तेजस्वी ने तुरंत सतर्कता दिखाई और पीछे हट गए, जिससे वो बाल बाल बच गए। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए ड्रोन को हटाया। इस घटना के बाद कुछ देर के लिए कार्यक्रम में हलचल मच गई, लेकिन फिर से सम्मेलन सुचारू रूप से शुरू हो गया। फिलहाल इस घटना को लेकर आयोजकों और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है कि आखिर कवरेज ड्रोन इस तरह नियंत्रण से बाहर कैसे हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव बिहार की जनता से 20 महीने की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन आरजेडी की पॉलिटिक्स चिराग पासवान की चक्रव्यूह में उलझती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिन युवाओं का जिक्र कर तेजस्वी सत्ता में आने का मन बना रहे हैं, उन्हीं को ढाल बनाकर चिराग पासवान हावी हो रहे हैं। बिहार चुनाव में आरजेडी का युवाओं पर फोकस है। आरजेडी जहां युवाओं के नाम पर 20 महीने का समय मांग रही है, वहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव की नई राजनीति को पुराने जंगलराज की परछाई बता दिया। आपने इनको 20 साल से आपको केवल 20 महीना दे दिए, बस केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके
देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये 20 महीने का जो ये जिक्र कर रहे हैं ना, शायद ये भूल जाते हैं कि 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें और इनके परिवार को देने का काम किया, और उन 15 सालों में जो इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। यानी फोकस बिहार का युवा है, या यूं कहें कि बिहार के सत्ता की चाबी युवा है। इसीलिए तेजस्वी अपने भाषणों में युवाओं का जिक्र कर रहे हैं। खैर, विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। अब देखना होगा कि आरजेडी की पॉलिटिक्स चिराग के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगी या फिर जनता कोई नई तस्वीर बनाएगी। और चुनावी साल और बिहार में वक्फ पर बवाल। पटना में नए वक्फ कानून के खिलाफ आज एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया ताकि वक्फ को ढाल बनाकर सियासी चाल चली जाए। इसके तहत गांधी मैदान में हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। दरअसल इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। सभी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगी हैं। इसी के तहत वक्फ कानून को मुद्दा बनाकर चुनाव से पहले प्रोटेस्ट प्लांट किए जा रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके। गांधी मैदान में रविवार को वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के अलावा झारखंड, ओडिशा और बंगाल से करीब 5 लाख लोग पहुंचे। सरकार को चेतावनी दी जाएगी कि अगर वक्फ संशोधन बिल को निरस्त नहीं किया जाता है तो इमारतें शरिया और बाकी तंजीमें खामोश नहीं बैठेंगे। इस सम्मेलन में कई मुस्लिम संगठनों के नेता और कार्यकर्ता गांधी मैदान पहुंचे और वक्फ को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। वक्फ के खिलाफ कॉन्फ्रेंस में आने वाले ये देख लीजिए तमाम लोग हैं हमारे साथ। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। तक सरकार नहीं मानेगी, हम लोग इस एहतजाज को जारी रखेंगे। ये काला कानून है, हम लोग इसको हरगिज नहीं मानेंगे। इसको वापस करवा कर ही हम आराम से बैठेंगे। नीतीश कुमार को चेतावनी, बिल्कुल सख्त चेतावनी है नीतीश कुमार को। इलेक्शन का साल है, बिल्कुल। चुनाव से पहले वक्फ के बहाने केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम वोट सियासी समीकरण बदल सकते हैं। यहाँ 243 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटों का खासा प्रभाव है। सूबे में करीब 17.7% मुस्लिम आबादी है। 47 सीटों पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, जहाँ मुस्लिम आबादी 50% है, जो किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ने और बनाने का पूरा दमखम रखती है। और इसीलिए पटना के गांधी मैदान में मुस्लिमों ने सरकार को चेतावनी दी है। सम्मेलन में इमारते शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा AIMIM के MLA अख्तरुल ईमान के साथ कांग्रेस और आरजेडी के मुस्लिम विधायक भी शरीक हुए। यानी चुनावी साल में वक्फ को ढाल बनाकर जबरदस्त सियासत जारी है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर आजकल हिंदी बनाम मराठी की पॉलिटिक्स चल रही है। सरकार ने तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को पढ़ाने का फैसला क्या किया, इसके बाद महाराष्ट्र में तो भूचाल ही आ गया है। सरकार हिंदी के नाम पर दो फाड़ नजर आ रही है, क्योंकि अजीत पवार ने मराठी को लेकर मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर राज और उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता के नाम पर एक मंच पर आने को तैयार हो गए हैं। यानी कि विपक्ष और पूरा का पूरा सत्ता पक्ष भी इसके हक में नहीं है। पहली क्लास से हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य किया जाए, जिसकी वजह से महायुति के भीतर भी एक अलग सी बेचैनी नजर आने लगी है। पहले ही कई मामलों में अजीत पवार सरकार से अलग राय रखकर सरकार को दुविधा में डालते रहे, और अब तो वो सरकार के त्रिभाषी फॉर्मूले को ही खारिज कर रहे हैं। डिप्टी सीएम होने के नाते ऐसा संभव ही नहीं है कि जब 17 जून को हिंदी को लेकर आदेश जारी हुआ था। हम स्कूलों में क्लास 1 से हिंदी भाषा का समर्थन नहीं करते। हिंदी भाषा 5वीं क्लास से शुरू की जानी चाहिए। हमारा मत है कि हिंदी को थोपा नहीं जाना चाहिए। अब विपक्ष सरकार को घेरने के लिए इसका लगातार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष का ये दावा है कि आदेश भले ही फडणवीस सरकार में जारी हुआ, लेकिन फैसला तो उद्धव सरकार में ही ले लिया गया था। उस आदेश को हम जलाएंगे जनता के साथ। पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का आंदोलन चलेगा। मुख्य कार्यक्रम मुंबई में है। उद्धव ठाकरे 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो फरवरी महीने में उन्होंने स्वयं फैसला लिया, एक कमेटी का गठन किया और गठन करके बच्चों पर हिंदी लादने का, जबरन लादने का फैसला किया। अब बच्चों का अधिकार होना चाहिए कौन सी भाषा वो स्वीकार करें। हिंदी मराठी का ये मुद्दा अभी लंबा चलने वाला है, तभी तो इस मुद्दे पर ठाकरे ब्रदर्स साथ आ रहे हैं। इसके बाद मॉनसून सत्र भी होगा और साल के आखिर में निकाय चुनाव भी। और मुंबई में अब योगी मॉडल की गूंज सुनाई देने लगी है। देवा भाव के अफसरों ने लाउड स्पीकर पर वो स्ट्राइक की है कि एक ही दिन में, आपको बता दें, यहाँ पर रिकॉर्ड कायम हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने सख्त लेकिन संतुलित रुख अपनाया है और सभी समुदायों के नेताओं से परामर्श के बाद ये फैसला लागू किया गया है।
ये वही मॉडल है जो कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने लागू किया और अब मुंबई में भी वही संदेश दिया गया है। मुंबई में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरने लगे हैं और 1500 से ज्यादा लाउड स्पीकर अब हटा दिए गए हैं। कार्रवाई बॉम्बे हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत हुई है। ये कार्रवाई किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। हर धार्मिक स्थल पर नियम एक जैसा लागू किया गया। आस्था को अधिकार मिला लेकिन शोर नहीं। यूपी में योगी सरकार पहले ही इस मॉडल को लागू कर चुके हैं। वहाँ लाउड स्पीकर हटाए गए थे, बिना बवाल, बिना तनाव। अब मुंबई में भी वही रास्ता अपनाया है। नियम सबके लिए बराबर का संदेश साफ है। ये जो पॉलिटिकल स्टंट था, एक राजनीतिक प्रेरित था। किसी तरीके से लोगों ने इसको ये दिखा दिया कि मस्जिदों से भोंगे उतारे गए, लेकिन भोंगे और भी जगह से उतारे गए, मंदिरों से भी उतारे गए, गुरुद्वारे से भी उतारे गए। देखिए, ऐसा है कि ये मेरे हिसाब से ये तमाम चीज़ें जो है सियासी है, पॉलिटिकल मामला है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो हर पार्टी की कोशिश ये रहती है कि हम जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पर कब्जा करें और एक मुद्दा बनाएं। तो कुछ लोगों ने इस पहल का समर्थन किया, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो इसे पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं। मुंबई ने अब तय कर लिया है कि आस्था की गूंज रहेगी, लेकिन लाउड नहीं। और ये मैसेज सिर्फ लाउड स्पीकरों तक सीमित नहीं है। ये उस नई सोच का संकेत है जहाँ कानून, संवेदना और अनुशासन साथ साथ चलते हैं। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंधभक्तों की तादाद बढ़ गई है। तभी तो मुहर्रम से पहले यूपी से एमपी तक सड़कों पर खामेनेई के पोस्टर्स लगे नजर आए। ये दो तस्वीरें ईरान नहीं भारत की ही हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि यूपी से एमपी तक खामेनेई के प्रेमी गैंग एक्टिव हैं। मुहर्रम से पहले भोपाल और उन्नाव में खामेनेई के पोस्टर लगे हैं। ईरान के दूसरे नेताओं की होर्डिंग भी नजर आ रही है। तो सबसे पहले आप एमपी की राजधानी भोपाल की ये तस्वीर देखिए, जहां शिया मुस्लिम संगठनों ने मुहर्रम के पहले ईरान के झंडे और पोस्टर लगाए हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास स्थित ईरानी डेरे को ईरान के झंडे और खामेनेई के पोस्टर से भर दिया गया है, जिस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया और झंडा लगाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भी खामेनेई के अंधभक्त मौजूद हैं। यहाँ मोरावा कस्बे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का पोस्टर लगाने के बाद विवाद हुआ, जिसे बाद में पुलिस ने हटवा दिया। लेकिन प्रशासन की इस कार्रवाई से शिया समुदाय नाराज है, क्योंकि वो खामेनेई को अपना लीडर मान बैठे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर यूपी से एमपी तक खामेनेई के कितने प्रेमी हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप मामूली से सर्दी बुखार के लिए मेडिसिन लेते हैं, लेकिन वो दवा अपना असर नहीं डाल पाती। आपको लगता है कि शायद मामला गंभीर है, लेकिन जरा ठहर जाइए, यह खबर आपके लिए ही है और हो सकता है दवा इसलिए बेअसर हो रही हो क्योंकि वो नकली है। इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी पुष्टि करती है नकली दवाओं को लेकर होने वाली रेड। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इसे लेकर लगातार एक्टिव रहता है। केमिस्ट के पास मौजूद दवाओं की जांच की जाती है, डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जाता है, बैच नंबर, इसी के साथ साथ एक्सपायरी डेट, कीमत, सब कुछ जांचा परखा जाता है। कुछ भी अलग होता है तो फिर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि मामला आपकी जान से जुड़ा होता है। दरअसल ये नकली दवाएं आपकी बीमारी ठीक करने की बजाय नई बीमारियों का कारण भी बन सकती हैं, लिहाजा ये कार्रवाई बेहद जरूरी होती है। उत्तराखंड के रुड़की में औषधि विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मकान से नकली दवाओं की बड़ी खेप बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें एसटीएफ देहरादून की टीम भी शामिल हुई। संयुक्त टीमों ने रुड़की के मकतूलपुरी, अंबर तालाब और रामनगर सहित 4 जगहों पर छापा मारा। सूचना मिली थी मुखबिर द्वारा कि जो है कुछ लोगों द्वारा कुछ अच्छी कंपनियों की दवाएं जैसे जाइडस, ग्लेनमार्क, अन्य कई ऐसी कंपनियां जो रेपुटेटेड कंपनियां, उनकी कॉपीराइट करके नकली दवाएं बना करके जो है बेची जा रही है। ऐसे में और देखिए, देश में नकली दवाओं का रैकेट बहुत बड़ा है, जिसे सिस्टम और केमिस्ट मिलकर चलाते हैं। गांव देहात में मौजूद दवा दुकानों पर यह खेल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक देश में, आपको बता दें, इस वक्त जितनी दवाइयां हैं उनमें 25% नकली है। इस हिसाब से 100 में से 25 दवाइयां नकली है और नकली दवाइयों का मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होने का अनुमान लगाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में नकली दवाओं के बढ़ने की रफ्तार 47% थी, क्योंकि लोग उस दौरान धड़ल्ले से केमिस्ट के पास कोरोना से बचने के लिए दवाएं ले रहे थे।
देश के कई हिस्सों में मौसम का कहर बढ़ते जा रहा है। नदियां उफान पर है, सड़कें डूब रही हैं और लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। यूपी से लेकर राजस्थान तक एक जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में तो चट्टानें दरक रही हैं, वहीं दूसरी ओर कहीं बच्चे स्कूल की छत पर बैठकर जान बचा रहे हैं, तो कहीं तेज बहाव में मासूम बच्चियां फंस गई हैं। नदी के सैलाब से बचते हुए अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ के चलते पीपा पुल भी बह गया है। जो लोग इससे गुजर रहे थे वो वहीं पर फंस गए। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया, जिससे कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। जमशेदपुर में मौसम ने एक बार फिर डर पैदा कर दिया। गुडरा नदी उफान पर आई और उसकी चपेट में आवासीय विद्यालय आ गया। बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और देखते ही देखते स्कूल का पूरा परिसर तालाब बन गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक एक बच्चे को संभालकर नीचे लाया गया। इस दौरान लोगों ने भी उनकी मदद की। देखिए कैसे पानी के बीच बच्चों को निकाला गया। बाहर इंतजार कर रहे परिजनों की आंखों में डर था, लेकिन जब बच्चों को सुरक्षित निकाला गया तब जाकर सांसें थमी। गया के इमामगंज में एक पल में सब कुछ बदल गया। लघुराही जलप्रपात पहले शांत था, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और उसी समय वहां 6 बच्चियां मौजूद थीं। बिना वक्त गंवाए ग्रामीणों ने बहाव में फंसी बच्चियों को खींचकर बाहर निकाला। ये एक सेकंड की लड़ाई थी, लेकिन हिम्मत और होशियारी ने इन 6 जानों को बचा लिया। रुद्रप्रयाग में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार मूसलाधार बारिश से पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं, रास्ते टूट चुके हैं, पुल डूब चुके हैं। लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया जो हिम्मत की मिसाल बन गया है। वीडियो में 2 लड़के नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। पीठ पर बैग है, पैरों में बहाव, लेकिन इरादा साफ है, किसी भी हालत में परीक्षा छोड़नी नहीं है। दोनों पीसी की परीक्षा देने निकले थे। दोनों ने एक दूसरे को थामा और पानी के बीच से निकल गए। वहीं राजस्थान में मानसून ने दस्तक दे दिया है। नदी और नाले उफान पर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें सिरोही से सामने आई, जब शख्स कार के साथ नाले में फंसा हुआ नजर आया। देखिए ये जनाब है, गाड़ी भी है, हौसला भी है और अक्ल। वो शायद कहीं पार्किंग में छोड़ आए थे। नाले में पानी का बहाव इतना तेज है कि मछलियां भी सोचे तैरे या बह जाए, लेकिन साहब बोलेरो लेकर उतर पड़े और सैलाब ने रास्ता नहीं सीधा सबक सिखा दिया। जनाब को अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ना पड़ा। कार है या नाव, ये सवाल अब प्रशासन से ज्यादा उनके दोस्त पूछ रहे होंगे। गनीमत रही कि पास से गुजर रहे लोगों ने समझदारी दिखाई और बिना किसी देरी किए सीधा एक इंसान की जान बचा ली। नहीं तो साहब अगली बारिश तक गाड़ी के ऊपर ही धरना दे रहे होते। ऐसे वाकये हर साल होते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग सबक नहीं लेते। और अगली बार जब मॉनसून आए, नदी और नाले उफनते दिखे, तो याद रखिए ये रियलिटी शो नहीं, एक गलती है जो सीधे जिंदगी आपकी कट कर सकती है। गाड़ी कोई भी हो, सैलाब सबको बराबर बहाता है। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ की वजह से भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, जिसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में तबाही मची हुई है। इसी बीच बागेश्वर से भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है और वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग तबाही का टीजर कह रहे हैं। ये तस्वीर आई है कपकोट से, जहां बारिश के बाद जमीन गीली हो गई थी। लोगों को खतरे का आभास हुआ तो लोग घरों से निकल गए थे। अचानक मिट्टी सरकने लगती है, जिसका अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि ये मकान ढाल पर बना हुआ था। फिर देखते ही देखते मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर जाता है। हालांकि लोग पहले से ही सतर्क रहते हैं और घर से बाहर आकर इसका वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में मकान का वो हिस्सा गिर जाता है और कैमरे में कैद हो जाता है, जिसके बाद मलबा और मिट्टी ढाल की ओर सरकने लगते हैं। हादसे में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये इसकी भयावहता को दिखा रहा है कि अगर इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा रहती तो नुकसान कितना ज्यादा हो सकता था। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से आने वाले दिनों में ऐसी और तस्वीर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, तो वहीं उत्तरकाशी के सिलाई बैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। लैंडस्लाइड के बाद यहाँ मजदूरों का कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया। हादसे में अब तक 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 7 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, तो वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। बादल फटने के बाद इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला, क्योंकि जब बादल फटता है तो मंजर खौफनाक होता है। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड के पास बादल फटा तो होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर हड़कंप मच गया, क्योंकि इसके पास कुछ मजदूर कैंप लगाकर रह रहे थे। बादल फटने के बाद जैसे ही पहाड़ी से मलबा आने लगा तो मौके पर चीख पुकार मच गई। सैलाब में मजदूरों का कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया।
सैलाब आया तो मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जान जोखिम में डालकर लोग मलबे से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। जरा से भी चूक से इनकी जान जा सकती है। कुछ लोग बच गए, लेकिन इस सैलाब में कई मजदूर लापता हो गए। दरअसल होटल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। होटल के ठीक बगल में ही मजदूरों का कैंप था, जहां मजदूर रहते हैं। भूस्खलन के वक्त कैंप में 19 मजदूर मौजूद थे, जिसमें कई लोग लापता हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा पहाड़ ही टूटकर नीचे आ गया है और अभी इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान शुरू करती दिखाई दी। कई मजदूरों को तो बचा लिया गया, लेकिन अभी भी कई लापता है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे के 10 मीटर का हिस्सा पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है, तो वहीं मलबे के गिरने की वजह से कई जगहों पर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। उत्तराखंड में कुदरत का वार लगातार जारी है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ रास्ते बंद हो गए हैं और यही वजह है कि अब 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है। आपको बता दें, भारी बारिश के बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है और संबंधित जिलों के अफसरों को अलर्ट पर रखा है। कई जिलों में 29 जून से 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि ज्यादा बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। देवभूमि के पहाड़ इस वक्त सीधे कुदरत के निशाने पर हैं। आसमान से बरसता पानी तबाही बन गया है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, चट्टानें गिर रही हैं, जिससे सड़कें लापता हो चुकी हैं। मैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में हूं और ये नंदप्रयाग है, जो लगातार बंद हो रहा है और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। 4 धाम यात्रा, जो कि आस्था की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, अब बारिश की मार के सामने रुक गई है। प्रशासन ने फिलहाल यात्रियों की आवाजाही को रोक दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से तमाम जो सड़कें हैं वो प्रभावित हैं और लैंडस्लाइड और सड़कें टूटने की वजह से 4 धाम यात्रा को 24 घंटे के लिए रोका गया है। जब आस्था की राह में कुदरत की दीवार खड़ी हो जाए तो रुकना ही समझदारी है। 4 धाम के रास्ते बंद है, लेकिन श्रद्धा थमी नहीं। बस इंतजार है उस वक्त का जब बादल छटेंगे और आस्था एक बार फिर से यात्रा पर निकलेगी। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद यहां पहाड़ दरक रहे हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही। वहीं चमोली में बद्रीनाथ मार्ग बाधित है, तो टिहरी में भी कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। और चमोली में तो बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़कों पर आ गए हैं। देखिए, बारिश के बाद पहाड़ से मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर और पेड़ टूटकर गिर गए। सिर्फ चमोली ही नहीं, बल्कि बद्रीनाथ मार्ग पर भी जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। चमोली के नंदकेशरी से आई ये तस्वीरें देखिए। बारिश के बाद पूरा पहाड़ टूट गया, जो कि सड़क पर एक कार मलबे में फंस गई। कार चालक तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन कार मलबे में दब गई है। उधर टिहरी गढ़वाल में भी पिछले कई घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद यहां भी पहाड़ टूटकर सड़कों तक पहुंच गया है। हालांकि प्रशासन लगातार मलबा हटाने का काम कर रहा है, लेकिन आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। देश के कई हिस्सों में मौसम का कहर बढ़ते जा रहा है। नदियां उफान पर है, सड़कें डूब रही हैं और लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। यूपी से लेकर राजस्थान तक एक जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में तो चट्टानें दरक रही हैं, वहीं दूसरी ओर कहीं बच्चे स्कूल की छत पर बैठकर जान बचा रहे हैं, तो कहीं तेज बहाव में मासूम बच्चियां फंस गई हैं। नदी के सैलाब से बचते हुए अभ्यर्थी एग्जाम देने के लिए पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ के चलते पीपा पुल भी बह गया है। जो लोग इससे गुजर रहे थे वो वहीं पर फंस गए। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया, जिससे कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ। जमशेदपुर में मौसम ने एक बार फिर डर पैदा कर दिया। गुडरा नदी उफान पर आई और उसकी चपेट में आवासीय विद्यालय आ गया। बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और देखते ही देखते स्कूल का पूरा परिसर तालाब बन गया। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक एक बच्चे को संभालकर नीचे लाया गया। इस दौरान लोगों ने भी उनकी मदद की। देखिए कैसे पानी के बीच बच्चों को निकाला गया। बाहर इंतजार कर रहे परिजनों की आंखों में डर था, लेकिन जब बच्चों को सुरक्षित निकाला गया तब जाकर सांसें थमी। गया के इमामगंज में एक पल में सब कुछ बदल गया। लघुराही जलप्रपात पहले शांत था, लेकिन अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और उसी समय वहां 6 बच्चियां मौजूद थीं। बिना वक्त गंवाए ग्रामीणों ने बहाव में फंसी बच्चियों को खींचकर बाहर निकाला। ये एक एक सेकंड की लड़ाई थी, लेकिन हिम्मत और होशियारी ने इन 6 जानों को बचा लिया। रुद्रप्रयाग में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार मूसलाधार बारिश से पहाड़ी इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं, रास्ते टूट चुके हैं, पुल डूब चुके हैं। लेकिन इस बीच एक वीडियो सामने आया जो हिम्मत की मिसाल बन गया है। वीडियो में 2 लड़के नाला पार करते दिखाई दे रहे हैं। पीठ पर बैग है, पैरों में बहाव, लेकिन इरादा साफ है।
किसी भी हालत में परीक्षा छोड़नी नहीं है। दोनों पीसी की परीक्षा देने निकले थे। दोनों ने एक दूसरे को थामा और पानी के बीच से निकल गए। वहीं राजस्थान में मॉनसून ने दस्तक दे दिया है। नदी और नाले उफान पर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। और ऐसे ही कुछ तस्वीरें सिरोही से सामने आई, जब शख्स कार के साथ नाले में फंसा हुआ नजर आया। देखिए, ये जनाब है, गाड़ी भी है, हौसला भी है और अक्ल। वो शायद कहीं पार्किंग में छोड़ आए थे। नाले में पानी का बहाव इतना तेज है कि मछलियां भी सोचे तैरे या बह जाए, लेकिन साहब बोलेरो लेकर उतर पड़े और सैलाब ने रास्ता नहीं, सीधा सबक सिखा दिया। जनाब को अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ना पड़ा। कार है या नाव, ये सवाल अब प्रशासन से ज्यादा उनके दोस्त पूछ रहे होंगे। गनीमत रही कि पास से गुजर रहे लोगों ने समझदारी दिखाई और बिना किसी देरी किए सीधा एक इंसान की जान बचा ली, नहीं तो साहब अगली बारिश तक गाड़ी के ऊपर ही धरना दे रहे होते। ऐसे वाकये हर साल होते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग सबक नहीं लेते और अगली बार जब मॉनसून आए, नदी और नाले उफनते दिखे तो याद रखिए, ये रियलिटी शो नहीं, एक गलती है जो सीधे जिंदगी आपकी कट कर सकती है। गाड़ी कोई भी हो, सैलाब सबको बराबर बहाता है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में तो यमुना नदी का जलस्तर बढ़ते ही पीपा पुल यहाँ बहने लगा, जिसकी वजह से हड़कंप मच गया। ये देखिए, यमुना नदी में पीपा पुल बहकर जा रहा है। नदी में आई बाढ़ के बाद पीपा पुल खतरे में है। आलम यह है कि रातों रात पुल के 42 पीपे बहकर यमुना नदी के चिल्लापुर की कोठियों में फंस गए। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से अढ़ावल महावरा पांटून पुल के पीपे करीब 7 किलोमीटर तक बहते हुए चले गए। दरअसल भारी बारिश ने यमुना का जलस्तर बढ़ा दिया और इसीलिए नदी किनारे सुरक्षित रखे गए पीपे बह गए। हालांकि ग्रामीणों ने सेतु निगम और संबंधित विभागों को सूचना दी, लेकिन देर शाम तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। जानकारी के मुताबिक अढ़ावल गांव के पास ललौली थाना क्षेत्र में ये पांटून पुल अक्टूबर 2025 में बनाया गया था, जो बांदा के महावरा और पैलानी गांव को जोड़ता है। हर बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने पर पीपे हटाए जाते हैं, लेकिन इस बार कर्मचारियों ने पुल को तोड़कर पीपे अढ़ावल घाट के किनारे रख दिया, जो पानी में बह गए। पहाड़ों में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया तो कई इलाकों में जलभराव की जानकारी सामने आई है। क्योंकि पहाड़ी इलाके में लगातार बारिश हो रही है और यही वजह है कि बारिश के बाद ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से गंगा तटों से दूर रहने की अपील कर रहा है। गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। टिहरी डैम से भी पानी छोड़ा गया है, इसलिए अनावश्यक गंगा जी में जाने का प्रयास न करें। उधर रामनगर जिम कॉर्बेट पार्क से आगे धनगढ़ी में भी नाला उफान पर है। ये कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे है। लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल रास्ता रोक दिया है। हिमाचल के सोलन में भी बारिश के बाद बालद नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। सोलन के कई रिहायशी इलाकों में जलभराव हो गया है। लोगों के घरों के बाहर सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। यूपी के आगरा की तस्वीर देखिए। यहाँ बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई है। सड़कें, हाईवे, गलियां, हर तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सेंज घाटी में हादसे नहीं थम रहे। कार सड़क से फिसलकर सीधे पार्वती नदी में जा गिरी। ये इलाका पहले भी हादसों के लिए जाना जाता था और इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है। आप देख सकते हैं कि सड़क से कितने नीचे कार गिरी है। जो ये रोड आप देख रहे हैं, जो कि मैं इसकी हाइट पर हूँ और ठीक सामने से जो रोड देख रहे हैं, वहाँ से ये कार आगे की तरफ बढ़ रही थी, सेंध घाटी की तरफ। ये हादसा शनिवार को लारजी मार्ग पर हुआ, जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई। कार में 3 लोग सवार थे। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। और उसमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जो उसको चला रहा था, जो उसका चालक है, उसे फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना जो है शनिवार शाम करीब 4 बजे के आसपास की है। हिमाचल की सड़कों पर सफर जितना सुंदर दिखता है, खतरा भी उतना ही बड़ा होता है और ये हादसा एक बार फिर उसी की याद दिलाता है। यानी सावधानी ही सुरक्षा है, वरना पहाड़ की एक भूल जिंदगी को गहरी खाई में धकेल सकती है। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ की वजह से भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, जिसकी वजह से राज्य के कई हिस्सों में तबाही मची हुई है। इसी बीच बागेश्वर से भूस्खलन का एक लाइव वीडियो सामने आया है और वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग तबाही का टीजर कह रहे हैं। ये तस्वीर आई है कपकोट से, जहां बारिश के बाद जमीन गीली हो गई थी। लोगों को खतरे का आभास हुआ तो लोग घरों से निकल गए थे। अचानक मिट्टी सरकने लगती है, जिसका अंदेशा पहले से ही था, क्योंकि ये मकान ढाल पर बना हुआ था। फिर देखते ही देखते मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर जाता है।
हालांकि लोग पहले से ही सतर्क रहते हैं और घर से बाहर आकर इसका वीडियो बनाने लगते हैं। कुछ ही देर में मकान का वो हिस्सा गिर जाता है और कैमरे में कैद हो जाता है, जिसके बाद मलबा और मिट्टी ढाल की ओर सरकने लगते हैं। हादसे में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन ये इसकी भयावहता को दिखा रहा है कि अगर इसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा रहती तो नुकसान कितना ज्यादा हो सकता था। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से आने वाले दिनों में ऐसी और तस्वीर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। तो वहीं उत्तरकाशी के सिलाई बैंड की अगर बात करें तो यहाँ पर बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। लैंडस्लाइड के बाद यहाँ मजदूरों का कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया। हादसे में अब तक 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 7 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, तो वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। बादल फटने के बाद इलाके में तबाही का मंजर देखने को मिला, क्योंकि जब बादल फटता है तो मंजर खौफनाक होता है। उत्तरकाशी के सिलाई बैंड के पास बादल फटा तो होटल कंस्ट्रक्शन साइट पर हड़कंप मच गया, क्योंकि इसके पास कुछ मजदूर कैंप लगाकर रह रहे थे। बादल फटने के बाद जैसे ही पहाड़ी से मलबा आने लगा तो मौके पर चीख पुकार मच गई। सैलाब में मजदूरों का कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया। सैलाब आया तो मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जान जोखिम में डालकर लोग मलबे से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। जरा से भी चूक से इनकी जान जा सकती है। कुछ लोग बच गए, लेकिन इस सैलाब में कई मजदूर लापता हो गए। दरअसल होटल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। होटल के ठीक बगल में ही मजदूरों का कैंप था, जहां मजदूर रहते हैं। भूस्खलन के वक्त कैंप में 19 मजदूर मौजूद थे, जिसमें कई लोग लापता हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा पहाड़ ही टूटकर नीचे आ गया है और अभी इलाके में लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू अभियान शुरू करती दिखाई दी। कई मजदूरों को तो बचा लिया गया, लेकिन अभी भी कई लापता है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे के 10 मीटर का हिस्सा पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है, तो वहीं मलबे के गिरने की वजह से कई जगहों पर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। उत्तराखंड में कुदरत का वार लगातार जारी है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ रास्ते बंद हो गए हैं और यही वजह है कि अब 24 घंटे के लिए 4 धाम यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है। आपको बता दें, भारी बारिश के बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है और संबंधित जिलों के अफसरों को अलर्ट पर रखा है। कई जिलों में 29 जून से 1 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि ज्यादा बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। देवभूमि के पहाड़ इस वक्त सीधे कुदरत के निशाने पर है। आसमान से बरसता पानी तबाही बन गया है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, चट्टानें गिर रही है, जिससे सड़कें लापता हो चुकी हैं। मैं बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में हूं और ये नंदप्रयाग है, जो लगातार बंद हो रहा है और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। 4 धाम यात्रा, जो कि आस्था की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, अब बारिश की मार के सामने रुक गई है। प्रशासन ने फिलहाल यात्रियों की आवाजाही को रोक दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से तमाम जो सड़कें हैं वो प्रभावित हैं और लैंडस्लाइड और सड़कें टूटने की वजह से 4 धाम यात्रा को 24 घंटे के लिए रोका गया है। जब आस्था की राह में कुदरत की दीवार खड़ी हो जाए तो रुकना ही समझदारी है। 4 धाम के रास्ते बंद है, लेकिन श्रद्धा थमी नहीं। बस इंतजार है उस वक्त का जब बादल छटेंगे और आस्था एक बार फिर से यात्रा पर निकलेगी। चमोली में लगातार हो रही बारिश के बाद यहां पहाड़ दरक रहे हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही। वहीं चमोली में बद्रीनाथ मार्ग बाधित है, तो टिहरी में भी कुदरत ने जमकर तबाही मचाई है। और चमोली में तो बड़े बड़े चट्टान टूटकर सड़कों पर आ गए हैं। देखिए, बारिश के बाद पहाड़ से मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर और पेड़ टूटकर गिर गए। सिर्फ चमोली ही नहीं, बल्कि बद्रीनाथ मार्ग पर भी जगह जगह ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। चमोली के नंदकेशरी से आई ये तस्वीरें देखिए। बारिश के बाद पूरा पहाड़ टूट गया, जो कि सड़क पर एक कार मलबे में फंस गई। कार चालक तो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन कार मलबे में दब गई है। उधर टिहरी गढ़वाल में भी पिछले कई घंटों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश के बाद यहां भी पहाड़ टूटकर सड़कों तक पहुंच गया है। हालांकि प्रशासन लगातार मलबा हटाने का काम कर रहा है, लेकिन आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। यूपी और एमपी में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। प्रशासन ने अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की है और अब वो दिन गए जब नाम देकर कानून डरता था। अब खान हो या फिर रहमान, अगर मकान आपका अवैध है तो बुलडोजर की जद में आएगा ही। एक तरफ अमरोहा में बुलडोजर अवैध कब्जे को मिटा रहा था, तो दूसरी तरफ जालौन में अतिक्रमण करके बनाए गए मकानों पर एक्शन हुआ। वहीं भोपाल में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। तीनों जगहों पर टीमें बुलडोजर लेकर पहुंची और कार्रवाई की।
अमरोहा में रातों रात कब्जा कर अवैध निर्माण किया गया, जिसकी जानकारी जैसे ही अधिकारियों को हुई तो बुलडोजर चलाया। देखिए कैसे बुलडोजर वार कर रहा है और पल भर में अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। जालौन में भी अतिक्रमण पर सख्त एक्शन लिया गया। यहाँ उन मकानों को गिराया गया जो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से खड़े किए गए थे। कार्रवाई से पहले प्रशासन ने नोटिस दिया था, लेकिन तय समय पर जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई शुरू कर दी गई। भोपाल में कार्रवाई उन लोगों पर हुई जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरी जगह खाली करवाई और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर एक्शन दिखा रहा है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो ऐसा करेगा उस पर इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी।